हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। और इस चैप्टर को हम आज वन शॉट में कवर करने वाले हैं। मतलब इसमें हम जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप इस वीडियो में 100% भरोसा कर सकते हो। इसके बाहर पेपर में एक भी सवाल नहीं आएगा। इस चैप्टर को देखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आप इमेजिन करो कि आपके स्कूल के बाहर एक छोटी सी दुकान ओपन होती है और उसका जो दुकानदार था, जो शॉपकीपर था, वो बोलता है कि हम सिर्फ बिस्किट सेल करेंगे। क्या करेंगे भैया? तो बोलता है कि हम सिर्फ बिस्किट सेल करेंगे। तो इससे वहाँ के जो आसपास के जो लोग थे और साथ साथ जो स्कूल के जो प्रिंसिपल्स थे, टीचर्स थे, उन्हें लगता है कि यार ये बिस्किट सेल करेगा तो सेल करने देते हैं, इससे स्कूल के बच्चों को कुछ नुकसान पहुंचने वाला नहीं है, तो सेल करने देता है। लेकिन कुछ दिन बाद पता चलती है कि उसकी जो छोटी सी दुकान थी अब वह बहुत बड़ी बन चुकी है और वह बेसिकली अब वह गोडाउन बन चुकी है। क्या बन चुकी है? तो गोडाउन बन चुकी है। ठीक है। फिर कुछ दिन बाद पता चला कि उसने अपना सिक्योरिटी गार्ड भी रखना स्टार्ट कर दिया। अब देख रहे हो कहाँ से स्टार्ट हुई थी कहानी? कहाँ से स्टार्ट हुई थी? छोटी सी दुकान से स्टार्ट हुई थी और वह दुकानदार अब अपना सिक्योरिटी गार्ड भी रखना स्टार्ट कर दिया। अब कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती, अभी और सुनिए। अब होती क्या है, वो जो दुकानदार है वो धीरे धीरे स्कूल के जो टीचर्स थे उन्हें गिफ्ट देना स्टार्ट कर देता है। फिर हुआ क्या, एक ऐसा समय आया जब ये जो दुकानदार है ये उस स्कूल का प्रिंसिपल बन गया। क्या बन गया? स्कूल का प्रिंसिपल बन गया। अब आप इमेजिन करो कि आप स्कूल जा रहे हो और आपके स्कूल के बाहर एक छोटी सी दुकान है। अभी आप उसके पास, दुकानदार के पास जा रहे हो और बोल रहे हो कि भैया बिस्कुट दे दो। अभी वो आपको बिस्कुट दे रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद अगर वही दुकानदार आपके स्कूल का प्रिंसिपल बन जाए, क्या बन जाए? प्रिंसिपल बन जाए। और अगर अब आप अपसेंट होते हो तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि सर मैं एब्सेंट था, इसमें आप साइन कर दीजिए। तो है ना जी बात। तो यही चीज सेम हुआ था हमारे देश में। तो हुई क्या थी कि कहानी है 1600 की। तो इस समय हमारे देश भारत में एक ट्रेडिंग कंपनी आया, उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत क्यों आया था भैया? तो ये ट्रेड करने के लिए आया था, व्यापार करने के लिए आया था। इसने कहा कि जो हमारा मकसद है बहुत सिंपल है, हम ट्रेड करने वाले हैं और हम कॉटन, सिल्क और जो मसाले हैं वो भारत से खरीदेंगे और यूरोप में ले जाकर के महंगा से महंगा प्राइस में बेचेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया कंपनी ने डिसाइड किया कि अब सिर्फ दुकान चलाने से काम नहीं चलने वाला है, अब हमें यहाँ पर अपना टेरिटरी हासिल करना पड़ेगा। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर में इसी कहानी को डिटेल से पढ़ेंगे, डिटेल से सीखेंगे कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी भारत में आती है और वह धीरे धीरे एक टेरिटोरियल पावर बन जाती है। धीरे धीरे वह पूरे भारत में राज करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है। तो इस कहानी को समझने से पहले हमें थोड़ी सी कुछ कुछ चीजें जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि बात है 1707 की। वेरी इंपॉर्टेंट थी। 1707 में क्या हुआ कि भारत का जो लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर था जिसका नाम था औरंगजेब, उस समय 1707 में इसकी डेथ हो गई। और जब इसकी डेथ हुई तो बहुत सारे जो मुगल गवर्नर थे, जिसे सूबेदार कहा जाता है, साथ ही साथ जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, उन्होंने खुद का रीजनल किंगडम बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हुआ क्या कि ये जो आपको सेकेंड डेट याद रखनी है वह 1498। अभी हमने किसके बारे में देखा था? तो अभी हमने देखा था 1707 के बारे में। अब हम और भी थोड़ा सा पास्ट में जा रहे हैं, और भी पीछे जा रहे हैं। तो अब कहानी है 1498 की। तो इसमें हुआ क्या कि एक पुर्तगीज एक्सप्लोरर था, उसका नाम था वास्को डा गामा। वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने जो है सो भारत में पहुंचने के लिए जो सी रूट है इसका डिस्कवरी करा था। कब किया था? तो 1498 में करा था।
और ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा ये शॉर्ट टाइप आंसर में भी आ सकता है। अब इसके बाद हुआ क्या, आपको नेक्स्ट डेट याद रखनी है 1600। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, जो इंग्लैंड का जो रूलर था उसका नाम था क्वीन एलिजाबेथ वन। क्या नाम था, क्वीन एलिजाबेथ वन। तो उन्होंने क्या करा, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसे कह देता है कि तुम जाओ भारत जाओ, और वहां पर बेसिकली यही से परमिशन दे देता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत में जाकर के इंग्लैंड का कोई दूसरा कंपनी ट्रेड नहीं करेगा। किस कंट्री का, इंग्लैंड का कोई दूसरा कंपनी ट्रेड नहीं करेगा। इसका मतलब ये था कि कोई दूसरा कंट्री का, मतलब जैसे मान लो फ्रांस हो गया, डच हो गया, मतलब अनदर कंट्री का जाकर के ट्रेड कर सकता था। और वही हुआ। हुआ क्या कि 17th सेंचुरी के स्टार्टिंग में डच और फ्रेंच भी पहुंच गए ट्रेड करने के लिए। अब जब ये पहुंच गए, इसका मतलब ये था कि भैया अब जो कंपटीशन है ट्रेडिंग का, अब वो बहुत तगड़ा होने वाला है। और हुआ वही। अब ये जो इंग्लैंड है, डच है और जो फ्रेंच है, इसके बीच में बैटल्स होने लगा। क्या होने लगा, बैटल्स होने लगा। क्यों होने लगा, ताकि मार्केट को सिक्योर किया जा सके। ठीक है, और ये लोग किस चीज का ट्रेड कर रहा था, तो बेसिकली हमने स्टार्टिंग में देखा था, कॉटन का, सिल्क का, पेपर का, क्लोव्स का, कार्डिमोन का और साथ साथ सिनेमन का। ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हुआ क्या, ध्यान दीजिए कि स्टार्टिंग में अगर मान लीजिए हमारा इंडिया का मान लो मैप है, तो स्टार्टिंग में ये लोग जो आया था वो साउथ में ट्रेडिंग कर रहा था, खासकर गोवा वाले इलाके में ट्रेडिंग कर रहा था। तो जब देखा कि जो कंपटीशन है इस वाले पार्ट में काफी तगड़ा है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें फील होता है कि भैया अगर हमें यहाँ पर ट्रेडिंग करना है, व्यापार करना है, पैसे कमाने हैं, तो हमें यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। और फिर जो है सो यहाँ से दूसरा इलाका जाता है, और अब वह जाता है बंगाल। कहाँ जाता है भैया, तो बंगाल जाता है। तो बंगाल में जाता है, एक रिवर है उसका नाम है हुगली रिवर। तो उसके पास में वे लोग जो है सो ब्रिटिश जो है सो अपना फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री बनाता है 1651 में। कब बनाता है, 1651 में अपना फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री बनाता है। किस रिवर के किनारे, तो हुगली रिवर के किनारे। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये लोग कहता है कि जो मर्चेंट है और साथ साथ जो ट्रेडर्स हैं, इन्हें कहता है कि तुम लोग जो है सो फैक्ट्री के आसपास सेटल होना स्टार्ट हो जाओ। इसके बाद कहानी यही खत्म नहीं होती है। अब नेक्स्ट डेट आपको याद रखनी है 1696 की। अब जो कंपनी है उन्होंने जो सेटलमेंट है उसके आसपास फोर्ट बनाना स्टार्ट करा, किला बनाना स्टार्ट करा। और फिर इसके 2 साल बाद, मतलब 1698 में 1698 में जो औरंगजेब था, उन्होंने इस कंपनी को जमींदारी राइट्स दे दिया। क्या दे दिया, जमींदारी राइट्स दे दिया। किसने दिया था, औरंगजेब ने दिया था। अब कुछ लोग बोलेंगे यार औरंगजेब तो डेथ मतलब मर चुके हैं, तो आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में बता भी दिया था कि औरंगजेब जो है उनका डेथ 1707 में हुआ था। बट इन्होंने कंपनी को जमींदारी राइट्स कब दिया था, तो 1698 में दिया था। और जमींदारी राइट्स दिया था कितने का, तो 3 विलेज का दिया था। और उनमें से एक विलेज था, उसका नाम था कैलीकटा। कैलीकटा, जिसे अभी हम कोलकाता कहते हैं। ठीक है, मतलब अब जो कंपनी है वो वहां पर फ्री में ट्रेड कर सकता था, और साथ ही साथ 3 गांव का जो टैक्स है उसे कलेक्ट कर सकता था। और इसके कारण जो बंगाल का जो नवाब है उन्हें प्रॉब्लम होती है। बंगाल के जो नवाब हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ देखो, उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो ध्यान देना कि जो बंगाल के जो नवाब हैं वो कौन कौन थे। तो स्टार्टिंग में मुर्शिद कुली खान हुआ करते थे। अब उसके बाद अलीवर्दी खान बनते हैं। और जब अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है 1756 में, तो जो बंगाल का नवाब है वो बनता है सिराजुद्दौला। और ये काफी पावरफुल था। अब इसके बाद जब सिराजुद्दौला जब पावर में आता है, तो ये कंपनी को जो स्पेशल राइट्स मिली थी, जमींदारी राइट्स मिली थी, अब ये बोलता है कि अब हम जो है सो स्टॉप करेंगे। और इसके साथ साथ कहता है कि अगर तुम्हें बंगाल में ट्रेड करना है तो उसके लिए तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। और उसके अलावा ये बोलता है कि हम तुम्हें जो फोर्ट हैं वो बनाने नहीं देंगे। और फिर हुआ क्या,
और फिर हुआ क्या, इसके कारण ये जो ट्रेड है अब बैटल में कन्वर्ट हो रहा है। स्टार्टिंग में जो बैटल्स है वो फ्रांस, डच और इंग्लैंड के बीच में हो रहा था, लेकिन अब जो बैटल्स है वो ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस जो इंडियन रूलर है, मतलब जो इंडियन रूलर है इसके बीच में होना स्टार्ट हो गया था। तो देखो हुआ क्या, सिराजदौला ने कहा कि कंपनी जो है वो बंगाल को टैक्स पे नहीं कर रही है, और साथ साथ जो बंगाल के जो नवाब है उसका डिसरिस्पेक्ट कर रही है। और बदले में कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने कहा कि जो नवाब है वो बंगाल में सही तरीके से ट्रेड करने नहीं दे रही है, व्यापार करने नहीं दे रही है। और उसके साथ साथ जो कंपनी है वो वहां पर अरबी विलेज को खरीदना चाहते थे, और उसके अलावा वहां पर जो है सो बड़े बड़े फोर्ट भी बनाना, मतलब किला भी बनाना चाहते थे, लेकिन नवाब बनाने नहीं दे रही थी। और इसी का कारण था कि वहां पर होता है बैटल ऑफ प्लासी। क्या होता है बैटल ऑफ प्लासी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता है 1757 में होता है, ठीक है। प्लासी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो बैटल है ये प्लासी एक जगह का नाम था, तो जो बैटल है वो प्लासी में हुआ था और इसीलिए नाम पड़ गया बैटल ऑफ प्लासी। तो ये किसके बीच हुआ था, तो आप याद रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। हम आगे देखेंगे इसके बारे में। तो देखो हुआ क्या था, कहाँ गया, तो हुआ क्या था कि यहाँ पर देखो, जैसे ये मान लो सिराजुद्दौला का एक मंत्री है, वो इसके पास आता है और कहता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वे लोग गोडाउन बना रहे हैं हमारे टेरिटरी में। फिर ये जो राजा है, नवाब है, ये बोलता है कि हमें उसे जरूर रोकना पड़ेगा। और फिर वो कहता है कि जा करके जो ब्रिटिशर्स हैं उन तक खबर पहुंचा दो कि वे लोग जो बिल्डिंग बना रहे हैं, जो किला बना रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द रोकें। और फिर बोलता है यस नवाब। और फिर ये जाता है, जो ब्रिटिशर्स का जो ऑफिसर हुआ करता था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, इसके पास आता है और उन्हें कहता है कि हम जो है, मतलब नवाब ने तो जो है इस तरीके से मैसेज भेजा हुआ है। फिर ये बोलता है कि तो क्या हुआ, इसकी हम परवाह नहीं करते, क्योंकि नवाब से ज्यादा सुपीरियर हम हैं। क्या बोलता है, ये बोलता है कि नवाब से ज्यादा सुपीरियर ईस्ट इंडिया कंपनी है। मतलब ब्रिटिशर्स ने नवाब की बात को सीरियस नहीं लिया, और जब नवाब की बात को सीरियस नहीं लिया तो ये जो नवाब है ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब जो है सो ब्रिटिशर्स को मजा चखानी पड़ेगी। और अब कहता है कि चलो आओ मिलो, प्लासी के बटल में चलो मिलते हैं। तो फिर जो ये जो ऑफिसर है ये क्या कहते हैं, ये बोलता है ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जो रॉबर्ट क्लाइव था, इन्हें पता होता है कि ये जो सिराजुद्दौला है काफी ज्यादा पावरफुल है, इन्हें हराने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। जिस तरीके से होती है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही तरीका ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ये अपनाता है। ये सिराजुद्दौला के जो दुश्मन है उनके पास जाता है और उनको चाहता है कि उन्हें अपने पक्ष में कर ले। और ये जाता है मीर जाफर के पास और इन्हें मैनिपुलेट करता है और कहता है कि तुम जो है सिराजुद्दौला के अगेंस्ट लड़ो, हम ब्रिटिशर्स और तुम हम लोग मिल करके सिराजुद्दौला को हराएंगे, और जब वो हार जाएगा तो उसकी जगह पर हम तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। अब भाई साहब ये जो मीर जाफर था ये हो जाता है खुश, इसको लगता है कि अब तो नवाब हम ही बनेंगे, और इस चक्कर में ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर देता है, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर देता है। और फिर होता क्या है, बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 में, जिसमें से जो सिराजुद्दौला जो है सो हार जाता है, फिर उन्हें मार दिया जाता है। और उसके बाद जो मीर जाफर है उन्हें वहां का नवाब बना दिया जाता है। लेकिन कंपनी चाहता था कि जो रूलर जो होगा वो पपेट हो। कैसा हो, पपेट हो। पपेट मतलब कठपुतली, कठपुतली मतलब कि कंपनी जिसे अपने इशारों पर नचा सके। स्टार्टिंग में तो ये जो मीर जाफर था ये पपेट रूलर था, लेकिन फिर इसको फील हुआ कि यार सारी बात अगर हमें ब्रिटिशर्स की माननी पड़ रही है तो फिर मेरे रूलर होने का क्या फायदा। और उसके बाद हुआ क्या, अब कहानी में अब आती है इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसने क्या बोला कि अगर सारी बात हमें ब्रिटिशर्स की ही माननी पड़े तो फिर हमारे
रूलर होने का क्या फायदा। और फिर यहीं से आती है, जन्म होता है बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ से किसका जन्म होता है भैया, तो यहाँ से जन्म होता है बैटल ऑफ बक्सर का। इसके बाद हुआ क्या, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर में हुआ क्या कि मीर जाफर को फिर से हरा दिया जाता है, और उसके बाद एक नया रूलर को बना दिया जाता है जिसका नाम था मीर कासिम। नाम क्या था उसका, मीर कासिम। मीर कासिम मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ मतलब ये हुआ कि पहले सिराजुद्दौला हारा, उसके बाद मीर जाफर हारा, और उसके बाद मीर कासिम हारा। लेकिन देखा कि मीर कासिम भी जो है वो कंपनी की बातों को नहीं मान रहा है, तो फिर इन्हें फील होता है कि नहीं, अब हमने बहुत तरीका देख लिया, अब हमें कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। और फिर वहां से कंपनी जो है अपना रूल को एक्सपेंड करता है, और फिर वो लाता है सब्सिडरी अलायंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये ना बहुत ही मतलब, आप ये ध्यान रखना, याद रखना कि ये जो सब्सिडरी अलायंस है, इसे इंट्रोड्यूस करने का काम किया था, उसका नाम था लॉर्ड विजले। नाम क्या था, लॉर्ड विजले। अब ध्यान देना, जिसमें था क्या, जिसमें ये बोला गया कि जो इंडियन रूलर्स होंगे वे लोग अपना खुद का आर्म फोर्स नहीं रख सकते, खुद का आर्मी नहीं रख सकते। कंपनी ने कहा कि हम जो इंडियन रूलर्स हैं उन्हें हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, उन्हें हम सोल्जर प्रोवाइड करेंगे, और उसके बदले में जो रूलर्स हैं उन्हें हमें ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा। और अगर रूलर जो पेमेंट है वो नहीं कर पा रहा है, तो हम उसका जो टेरिटरी होगा उस पर हम कब्जा कर लेंगे। बात समझ रहे हो किस तरीके से आया। इसने क्या बोला, इसने बोला कि हम जो रूलर्स हैं, इंडियन रूलर्स हैं, उन्हें बोलेंगे कि तुम लोग जो है वो इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स नहीं रह सकता, जो कंपनी है वो तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, और उसके बदले में तुम्हें हमें पे करना पड़ेगा। और अगर तुम पे नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी जो टेरिटरी है वो हमारे कब्जे में आ जाएगी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज था। किसने लाया था, तो लॉर्ड विलेस्ली ने लाया था। और ये इसके बारे में लिखने के लिए आता है, तो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या हुआ, टीपू सुल्तान के बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पर एक चीज है जो एमसीक्यूज में आता है, साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, कि जो टीपू सुल्तान है उसे कहा जाता था टाइगर ऑफ मैसूर। क्या बोला जाता था, टाइगर ऑफ मैसूर। ऐसा क्यों कहा जाता था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो टीपू सुल्तान है इन्होंने अपनी हाथों से एक टाइगर को मार डाला था, और तब से इसका नाम पड़ गया टाइगर ऑफ मैसूर। मतलब मैसूर का असली जो टाइगर है वो टीपू सुल्तान है, ठीक। तो देखो मैसूर क्या था, तो मैसूर बेसिकली साउथ का एक टेरिटरी हुआ करता था, और इसका जो राजा है वो 1761 से लेकर के 1782 तक जो रूलर होते हैं उसका नाम होता है हैदर अली। और उसके बाद हैदर अली के बाद इसका जो सन है टीपू सुल्तान, वो 1782 से लेकर के 1799 तक रूलर होते हैं मैसूर का। अब 99 में क्या होता है, तो 99 में हम आगे देखेंगे क्या होता है। अब हुआ क्या, टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, इसके बारे में देखो। तो ये जो टीपू सुल्तान था, इन्होंने कहा कि हमारे किंगडम में जो पोर्ट है वहां से हम जो सैंडलवुड था, पेपर था, साथ साथ जो कार्डमम था, इनका हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसके अलावा टीपू सुल्तान ने ये कह दिया कि अगर कोई भी लोकल मर्चेंट अगर कंपनी के साथ ट्रेडिंग करा तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब उसने डिस अलाउ कर दिया था, अलाउ नहीं करा मर्चेंट को कंपनी के साथ ट्रेडिंग करने का। और उसके साथ साथ इन्होंने जो है, टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के साथ काफी अच्छा रिलेशन बनाया, और फ्रेंच का हेल्प लेकर के, क्योंकि टीपू सुल्तान को पता था कि अंग्रेजों के पास गन बंदूक है, गोले बारूद हैं, लेकिन हमारे पास जो है तो तलवार और भाले हैं, और तलवार और भालों से हम गन का, बारूद का मुकाबला नहीं कर सकते। और इसीलिए ये फ्रांस का हेल्प लेता है, और फिर वह
अपना जो आर्मी है उसे मॉडर्नाइज करता है। मतलब वहां से जो है सो अपने आर्मी के पास गोले बारूद बंदूक प्रोवाइड करवाता है। अब एक बात बताओ आप कि यहाँ पर ये फ्रांस का हेल्प क्यों लेता है? क्योंकि स्टार्टिंग में हमने देखा कि कहीं ना कहीं फ्रांस और जो इंग्लैंड है इसके बीच में बैटल चल रहा था, ट्रेड को लेकर के बैटल चल रहा था, और इसीलिए फ्रांस जो है वो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद हुआ क्या? कंपनी को लगा कि यार ये जो टीपू सुल्तान है ना हमारे काम में बाधा डाल रहा है, और इसीलिए इसको हटाना पड़ेगा, इसके साथ फाइट करनी पड़ेगी। और फिर होता है जो टीपू सुल्तान है और जो ब्रिटिश है उसके बीच में 4 वॉर होता है। कितना होता है? 4 वॉर होता है। मतलब मैसूर और ब्रिटिश के बीच में 4 वॉर होता है। फर्स्ट वॉर जो है वो 1767 से लेकर के 19 तक चलता है, 69 तक चलता है। सेकेंड जो है तो 1780 से लेकर के 84 तक। थर्ड 1790 से लेकर 92 तक। और फोर्थ जो है वो 1799 में होता है। और ये लास्ट वॉर था। और ये कब होता है? जो बैटल है कब होता है, कहाँ पर होता है? तो ये होता है सेरिंगनपट्टनम में। कहाँ पर होता है? सेरिंगनपट्टनम में होता है। और इस वॉर में फाइनली जो है वो कंपनी का विक्ट्री होता है, कंपनी की जीत होती है। और जो टीपू सुल्तान है वो मारा जाता है। टीपू सुल्तान मारा जाता है। और जब ये टीपू सुल्तान मारा जाता है तो जो कंपनी ने जो मैसूर का जो राजा है वो डिक्लेयर कर देता है। एक डायनेस्टी हुआ करता था, उसका नाम था वुडियास डायनेस्टी। तो उसका रूलर जो था उसको वहां का जो राजा है वो डिक्लेयर कर देता है। और फिर मैसूर में जो सब्सिडरी अलायंस था उसे इम्पोज कर देता है। मतलब अब मैसूर का जो राजा होगा उसे अब कंपनी के थ्रू प्रोवाइड किए जाने वाले सोल्जर्स के थ्रू प्रोटेक्शन दिया जाएगा। और उसके बदले में मैसूर का जो किंग होगा वो कंपनी को पे करेगा। और अगर वो पे नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है मैसूर जो है अब कंपनी के हाथ में आ जाएगी। अब उसके बाद देखो, अब कहानी यही समाप्त नहीं होती, अब हमें और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखनी है। अब उसके बाद होती क्या? जैसे जो मराठा है वो हार गया। अब सॉरी, जो टीपू सुल्तान है वो हार गया। अब वॉर होता है मराठा के साथ। किसके साथ होता है? मराठा के साथ। तो मराठा जो था ना वो बहुत पावरफुल हुआ करता था। मराठा बहुत पावरफुल हुआ करता था। लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो कि होता है 1761 में। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में होता है? तो मराठा वर्सेस अफगान आर्मी के साथ होता है। किसके बीच होता है? मराठा और अफगान आर्मी के बीच में होता है। और इस बैटल में जो अफगान आर्मी है वो जीत जाते हैं, और जो मराठा है वो हार जाते हैं। और जब मराठा हार जाते हैं तो इसका जो पावर है वो कम हो जाता है, वीक पड़ जाता है। और ये लोग की जो चाहत थी कि दिल्ली में रूल करना, अब कहीं ना कहीं अब ये इसका जो है तो सपना की तरफ बनकर रह गया था। ठीक। अब हुआ क्या? जो मराठा है ये ऑलरेडी अफगान से हार चुका था। और जब ये हार गया तो ये ऑलरेडी वीक पड़ गया था। और जब ये वीक पड़ गया तो इसी गरम लोहे में हथौड़े मारने का काम करता है अंग्रेज। अब जो है सो अंग्रेज जो थे वो मराठा के साथ फाइट करता है। तो 3 वॉर होता है जिसको बोला गया एंग्लो मराठा वॉर। तो फर्स्ट वॉर जो है वो 1775 से लेकर के 1782 तक चला। और इसका कोई क्लियर विनर नहीं रहा। ये इसको आपको ये नहीं करना है, ये अलग है। इसका कोई क्लियर विनर नहीं रहा। ये जो है एक समझौते के साथ समाप्त होगी। उस समझौते का नाम था सलबाई ट्रीटी। नाम क्या था? सलबाई ट्रीटी। तो जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ था वो 1725 में हुआ था, से लेकर के 1782 तक चला। और इसका कोई क्लियर विनर नहीं था। और इसीलिए ये एक ट्रीटी के साथ समाप्त हुआ। और उस ट्रीटी का नाम क्या था? सलबाई ट्रीटी। सेकेंड जो एंग्लो मराठा वार है वो 1803 से लेकर के 1805 तक चला। और इस वॉर में जो ब्रिटिश है वो जीत जाते हैं। और जब ये जीत जाते हैं तो ओडिशा और साथ साथ जो दिल्ली का जो पार्ट था
अब ब्रिटिश के कब्जे में आ चुका है। ठीक है। और थर्ड जो बैटल होता है वो होता है 1817 से लेकर के 19 तक। कब से कब तक होता है? 1817 से लेकर के 19 तक। और इस बैटल में जो मराठा है उसका पावर कंप्लीटली खत्म हो जाता है, क्रश कर दिया जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मराठा का पावर है वो पोस्ट 1819 समाप्त हो चुका है। अब 1819 के बाद इसका जो पावर है अब कुछ है ही नहीं। अब उसके बाद देखो किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। तो ध्यान से जाना, पहले टीपू सुल्तान को हराया। टीपू सुल्तान के बाद जो है सो मराठा के साथ हुआ। मराठा के साथ 3 बार हुआ। और थर्ड बार जब हुआ उसमें से जो मराठा का जो पावर है वो कंप्लीटली समाप्त हो गया। अब इसके बाद है द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ध्यान देना, जो पैरामाउंट है इसका मतलब होता है सुपीरियर। क्या मतलब होता है इसका? सुपीरियर। ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये जो पॉलिसी है ये स्टार्ट किसने करा था? तो इस पॉलिसी को स्टार्ट करा था, उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम था उसका? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक। तो इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया द कंपनी क्लेम्ड इट्स पावर वाज सुपीरियर टू इंडियन स्टेट। मतलब इंडियन स्टेट जो है उससे ज्यादा जो सुपीरियर पावर है अब कंपनी का है। किसका है? कंपनी का। तो कौन सा कंपनी? तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक। अब देखो हुआ क्या, अगर मान लो ये हमारा इंडिया का मैप है, इधर में जो है इस तरीके से मान लो ये हमारा इंडिया का मैप है। थोड़ी सी ये हो गई, समझ जाओ। परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है, बहुत गंदा दिख रहा है, बस समझ जाओ। तो हुआ क्या, स्टार्टिंग में बंगाल पर कब्जा कर लिया था। उसके साथ साथ जब टीपू सुल्तान को हरा दिया मैसूर में तो साउथ में भी कब्जा कर लिया था। उसके साथ साथ जब मराठा को हरा दिया तो सेंट्रल इंडिया में भी कब्जा कर लिया था। अब कौन सा पार्ट बचा? अब बचा था पंजाब वाला पार्ट। कौन सा बचा था? पंजाब वाला पार्ट। और जो ब्रिटिशर्स हैं, ये जो कंपनी है, इन्हें फील हो रहा था कि कहीं रसिया, रसिया बेसिकली इंडिया से ज्यादा दूर नहीं है, चाइना के बाद रसिया आती है। तो जो ब्रिटिशर्स हैं इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि अब जो है 1850 के आसपास, 1830 के आसपास जो रसिया है वो भी पावरफुल हो रहा था। तो ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि कहीं अब ये रसिया जो है वो भारत ना आ जाए और फिर ये धीरे धीरे जो हमारी जो पावर है उसे समाप्त करना स्टार्ट ना कर दे। और इसीलिए इसी डर के कारण ये जो कंपनी है अब इसकी जो चाहत है यहीं पर समाप्त नहीं होती है। अब ये और ऊपर जाता है और जाता है पंजाब वाले इलाके में। कहाँ जाता है? पंजाब वाले इलाके में। लेकिन पंजाब वाले इलाके में जो राजा हुआ करता था उसका नाम था रंजीत सिंह। क्या नाम था? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह। ये कौन था भैया? तो ये पंजाब का राजा था और ये बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल था। इतना पावरफुल था कि इसे हराने में और फाइनली पंजाब को एनेक्स करने में कंपनी को 1849 तक का वेट करना पड़ता है। कितना तक का? 1849 तक का वेट करना पड़ता है और 2 लंबे लंबे वॉर लड़ने पड़ते हैं, तब फाइनली जाकर के इस राजा को हराता है और उसके बाद पंजाब में कब्जा करता है। ठीक है। और इसके अलावा 1838 से लेकर के 1842 के बीच में जो अफगानिस्तान है, मतलब इधर वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी डर सता रहा था। ये लग रहा था कि कहीं कोई दूसरा कंट्री वाला यहाँ से ना घुस करके इंडिया आ जाए। ठीक है। तो फिर अफगानिस्तान के साथ भी फाइट करता है और फिर उससे भी जीतता है और अफगानिस्तान में इनडायरेक्ट रूल करता है। डायरेक्ट रूल नहीं करता, इनडायरेक्ट रूल करता है। मतलब कहीं ना कहीं अब जो कंपनी है उसका राज पूरे भारत में फैल चुका है। ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बंगाल से हुई, मैसूर में गया, फिर मराठा में गया, मराठा को हराया, उसके बाद पंजाब में आ गया और कहीं ना कहीं अब पूरे भारत में जो कंपनी है उसका कब्जा हो चुका है। ठीक है। लेकिन ना अभी भी छोटे मोटे कुछ कुछ पार्ट जो हैं सो बचे हुए थे, जहाँ पर छोटे मोटे कुछ जो रूलर हैं वो लोग राज कर रहा था और उस इलाका को भी जो है कंपनी को अपने कब्जे में करना था। और उस कब्जे में करने के लिए कंपनी एक और नया तरीका अपनाता है जिसको बोला गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या बोला गया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देना, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इसे
एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी भाई साहब थे। इन्होंने इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस करा था। अब इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, जरा उसके बारे में देखें। तो इसमें ये बोला गया कि कोई रूलर है अगर कोई रूलर है और उसका मेल हेयर नहीं है, मतलब उसका मेल हेयर नहीं है, तो उस रूलर के मरने के बाद उसका जो किंगडम होगा वो हमारे टेरिटरी, मतलब कंपनी के टेरिटरी के साथ लैप्स कर जाएगा। मतलब उस रूलर के मरने के बाद उसका जो किंगडम होगा वो हमारा टेरिटरी का हिस्सा बन जाएगा। और इसी को और इसके अलावा उसने ये भी कहा कि अगर मान लो कोई नवाब सही तरीके से काम नहीं करती है, सही तरीके से राज नहीं करता है, तो जो है तो उसका टेरिटरी को हम अपने कब्जे में कर लेंगे। अब सही तरीके से का मतलब क्या था? सही तरीके से इसका मतलब था, किसी को इसका मतलब पता ही नहीं था, बस ब्रिटिशर्स को पता था। अगर ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं, ये राजा जो है, ये नवाब जो है, सो सही से काम नहीं कर रहा है, सही से राज नहीं कर रहा है, तो उसका जो टेरिटरी था उस टेरिटरी को अपने कब्जे में कर लेता था। और इसका जो यूज करके जो सबसे पहला जो किंगडम था वो था अवध। अवध को 1856 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यूज करके ब्रिटिशर्स ने अपने टेरिटरी के अंडर कर लिया था। और क्या बोला? ये बोला कि जो नवाब है, नवाब वाज ह्यूमिलेटेड एंड रिमूव्ड। मतलब जो नवाब है अपना काम सही से नहीं कर रहा और इसीलिए उसे ह्यूमिलेट कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। और कहीं ना कहीं पीपल ऑफ अवध ज्वाइन द 1857 रिवॉल्ट। और इसके बाद भाई साहब जो देश का फर्स्ट सबसे बड़ा रिवॉल्ट हुआ था 1857, तो इसमें जो अवध के लोग थे ये लोग भी पार्टिसिपेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का यूज करके इसके साथ धोखा हो चुका था। और यहाँ पर जो इमेज आपको दिख रही है ये अवध का नवाब है। कौन है? अवध का नवाब है। बहुत ही अच्छा नवाब ये हुआ करता था। मतलब अपना जो किंगडम के जो लोग थे उनकी बातों को बहुत अच्छे से माना करता था। लेकिन यार जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसके साथ धोखा कर दिया और फिर जो है सो इन्हें नवाब के पद से हटा दिया। इसके अलावा ब्रिटिशर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन का नया तरीका सेटअप किया, जिसमें से जितने ब्रिटिश एरिया थे उन्हें प्रेसिडेंसीज में डिवाइड किया। और उसमें से 3 प्रेसिडेंसी बनाए गए, जैसे बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। और बोला गया कि जितने भी प्रेसिडेंसीज होंगे उसमें रूलर जो होगा वो गवर्नर होगा। मतलब गवर्नर जो होगा सो रूल करने वाला है। इसके अलावा जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे इन्होंने ही प्लेड अ की रोल इन एक्सपेंडिंग कंपनी पावर। मतलब कंपनी का जो पावर था उसे एक्सपेंड करने में इन्होंने एक मेजर रोल प्ले करा था। गेन कंट्रोल ओवर बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। और फिर जो है सो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका कंट्रोल बंगाल, बॉम्बे और मद्रास में हो जाता है। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थे उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट को बोला गया फौजदारी अदालत, मतलब क्रिमिनल कोर्ट। और सेकंड पार्ट को बोला गया दीवानी अदालत, मतलब सिविल कोर्ट। अब जो फौजदारी अदालत था, जो क्रिमिनल कोर्ट था, इसमें जो क्राइम हुआ करते थे, क्राइम मतलब जैसे मान लो किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, किसी का मर्डर हो गया, तो ऐसे जो क्राइम है बेसिकली वो आता था क्रिमिनल कोर्ट के अंदर आता था और वो यहाँ पर सुनवाई की जाती थी। और वहीं दीवानी अदालत मतलब सिविल कोर्ट में, जैसे मान लो किसी का डाइवोर्स हो गया, इसके साथ साथ मान लो लैंड रिलेटेड मैटर है, तो वो सब की जो सुनवाई है वो सिविल कोर्ट में होता था। लेकिन इस सिस्टम के साथ एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि इसमें क्राइम के लिए जो लॉ बने गए थे वो बेसिकली ब्राह्मण पंडित बनाते थे। और उसमें हुआ क्या कि जैसे मान लो जो नॉर्थ में रहने वाले जो पंडित हैं और जो साउथ में रहने वाले जो पंडित हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक ही क्राइम के लिए जो रूल है वो अलग अलग हो जाता था। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसका सॉल्यूशन निकाला गया 1775 में और 1778 में। तो 1775 में 11 पंडित को बुलाया गया और हिंदू लॉ के हिसाब से चीजों को क्रिएट की गई। और वहीं 1778 में मुस्लिम्स का एक ग्रुप बनाया गया और उसमें जो है वो मुस्लिम्स के लॉ के हिसाब से
जो क्राइम है उनके लिए सजा का प्रावधान किया गया। उसके बाद है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1723, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या हुआ, इस एक्ट के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो बनाई गई। उसके साथ साथ सदर निजामत अदालत, जिसे कोर्ट ऑफ अपील भी कहा गया, वो कोलकाता में सेटअप किया गया। और आप इस अदालत को हाई कोर्ट भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो, आज की हाई कोर्ट से इसे कंपेयर कर सकते हो। मतलब जिस तरीके से जिस तरीके से आज होती है, सबसे पहले अगर मान लो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे तो वहां पर अगर आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से अगर आप सहमत नहीं हो तो आप सदर निजामत अदालत में मूव कर सकते हो, वहां पर आप अपील कर सकते हो। इसके बाद है द कलेक्टर। तो जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रिटिश ऑफिसर होता था वो था कलेक्टर था। कौन सा, कलेक्टर। अब ध्यान से देखना इस कलेक्टर का क्या ड्यूटीज होता था। तो सबसे फर्स्ट काम होता था रेवेन्यू और टैक्स को कलेक्ट करना। इसके साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। एंड ऑल्सो ही सुपरवाइज जजेस, पुलिस एंड दरोगास। ठीक। उसके बाद इसके बाद है कंपनी आर्मी। तो कॉलोनियल रूल के टाइम से ही कंपनी ने लगातार अपने जो आर्मी है, अपना जो मिलिट्री है, उसमें रिफॉर्म करता गया, बदलाव लाते गए। मुगल आर्मी का स्ट्रक्चर क्या होता था, तो जो मुगल आर्मी का जो स्ट्रक्चर होता था उसमें बेसिकली घुड़सवारी ज्यादा हुआ करती थी। उसके साथ साथ फुट सोल्जर्स हुआ करते थे। मतलब बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स होते थे जो पैदल चलते थे। और फिर ये शिफ्ट कर दिया गया मिलिट्री स्टाइल में। इसमें क्या होती थी, मतलब 18th सेंचुरी में भी जो घुड़सवारी के जो सोल्जर्स हुआ करते थे वो डोमिनेट करते थे। इसके साथ साथ जो अवध और जो बनारस है वहां पर प्रेजेंट को भी प्रोफेशनल सोल्जर में रिक्रूट किया गया। उन्हें ट्रेनिंग किया जाता था, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता था। और उन्हें जो है सो प्रोफेशनल सोल्जर में रिक्रूट किया जाता था। तो किस टेरिटरी में, तो अवध और बनारस में। उसके बाद है सिपॉय आर्मी। तो सिपॉय क्या होता था, तो जैसे हिंदी में हम बोलते सिपाही बोलते, क्या बोलते हैं, सिपाही। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इस सिपाही को सही तरीके से बोल नहीं पाते थे और वे लोग बोलते थे सिपॉय बोलते थे। तो बेसिकली है क्या, सोल्जर्स वेयर कॉल्ड सिपॉय। और सिपॉय कहाँ से आया है, तो सिपाही वर्ड से आया हुआ है, जो कि इंडियन वर्ड हुआ करता है सिपाही के लिए। उसके बाद ब्रिटिश मिलिट्री डिसिप्लिन। मतलब जो ब्रिटिश मिलिट्री जो हुआ करता था उसमें डिसिप्लिन काफी ज्यादा हुआ करता था। उसमें उन्हें जो है सो यूरोपियन ड्रिल के तहत ट्रेन किया जाता था। इसके साथ साथ उनका जो डेली रूटीन हुआ करता था वो काफी टाइटली कंट्रोल किया जाता था। तो ये रहा हमारा ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। जरा हम एक बार हम इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, कहानी स्टार्ट हुई 1498 से। इसमें क्या हुई थी, जो वास्को डिगामा है इसने इंडिया के लिए सी रूट का डिस्कवरी करा। उसके बाद 1600 में क्या हुआ, जो इंग्लैंड की जो रूलर है क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने कंपनी को चार्टर प्रोवाइड करा। उसके बाद 1707, अच्छा उसके पहले आप 1698 को भी ध्यान रख सकते हो, जहाँ पर कंपनी को जो है सो दीवानी राइट्स मिल गया था। उसके बाद 1707 यहाँ पर क्या हुआ, जो औरंगजेब है इसका डेथ हुआ था। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट है 1757। तो इसमें क्या होगी, बैटल ऑफ प्लासी हुआ। किसके बीच हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और किसके बीच में हुआ था, सिराज दौला के बीच में हुआ था। नेक्स्ट डेट आपको याद रखनी है 1764। तो इस समय क्या हुई थी, तो इस समय हुई थी बैटल ऑफ बक्सर। इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखनी है 1773। तो इसमें क्या हुई, तो इसमें इस समय रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसके साथ तहत बंगाल, मैसूर और मराठा को प्रेसिडेंसी घोषित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है 1782। इसमें क्या हुआ था, तो आपको याद होगा कि ट्रीटी ऑफ सलबाई हुआ था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखनी है 1789। तो 1789 में क्या हुआ, सॉरी 1799। तो 1799 में क्या हुआ, जो टीपू सुल्तान है वो मारे गए। फिर 1823
तो यहाँ पर क्लेम ऑफ पैरामाउंटेंसी आया। फिर 1848 से लेकर के 1856 तक, इस समय जो टाइम पीरियड था, गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। और उन्होंने क्या लाया था? तो उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, जिसके तहत 1856 में जो अवध है उसे एनेक्स कर लिया गया, उन्हें जो है सो ब्रिटिश के टेरिटरी में शामिल कर लिया गया। और उसके बाद 1857 में क्या होता है? इस समय होता है सिपॉय सिपॉय म्यूटिनिटी होती है, मतलब रिवॉल्ट होता है। सिपॉय रिवॉल्ट बोलो, या फिर सिपॉय म्यूटिनिटी बोलो। ठीक है, ये इस चैप्टर का समरी था। इसके अलावा आपको याद रखनी है कि 1725 से लेकर के 1819 तक एंग्लो मराठा वार हुआ। क्या हुआ? एंग्लो मराठा वार हुआ। कितने बार हुआ था? तो 3 बार हुआ था। और फाइनली थर्ड टाइम 1819 में जो मराठा है उनका पावर फाइनली समाप्त हो जाता है। इसके साथ साथ आपको याद रखनी है, जो टीपू सुल्तान है जो टीपू सुल्तान है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में टोटल 4 बार वॉर होती है। और फाइनली 1799 में फोर्थ वॉर में जब टीपू सुल्तान मारा जाता है, तो उसके बाद जो मैसूर है वो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ जाती है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का समरी था। अब इसके बाद जरा इस चैप्टर के क्वेश्चन देखो। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ एमसीक्यू हमने यहाँ पे लाया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर बताना इसका। विच वन वॉज नॉट अ ट्रेडिंग कंपनी? तो हमने देखा था जो पुर्तगीज है वही कंपनी था, डच कंपनी था, साथ साथ जो फ्रेंच था ये भी कंपनी था। हमने जापानीज के बारे में नहीं देखा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्यों? क्योंकि नॉट पूछा है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलीवर्दी खान। तो अलीवर्दी खान के बाद जो बंगाल का जो नवाब है, अलीवर्दी खान का जब डेथ हो जाता है 1756 में, तो जो वहाँ का जो नवाब है वो बनता है सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सबसे पहले कौन होता है? मुर्शिद कुली खान होता है, उसके बाद बनता है अलीवर्दी खान, और उसके बाद बनता है सिराजुद्दौला, और उसके बाद कौन बनता है? तो मीर जाफर, और फिर बनता है मीर कासिम। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, और इसके बाद कौन बनता है? तो मीर, सॉरी, सिराजुद्दौला के बाद बनता है मीर जाफर, और मीर जाफर के बाद कौन बनता है? तो इसके बाद बनता है मीर कासिम। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट में है द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगन विथ द बैटल ऑफ। कौन से बैटल के बाद जो ब्रिटिशर्स है उन्हें उनका जो मोटिवेशन है वो हाई हो जाता है? तो कौन सा था? बैटल ऑफ प्लासी। सेकेंड है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वेयर द रूलर। तो कहाँ के रूलर थे? तो आंसर हो जाएगा मैसूर के रूलर थे। उसके बाद डलहौजी इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कब किया था? तो 1848 में किया था। फिर मराठा किंगडम्स वेर लोकेटेड मेनली इन द पार्ट ऑफ। तो ध्यान देना, जो मराठा किंगडम है ये बेसिकली वेस्टर्न इंडिया में लोकेटेड था। कहाँ पर? वेस्टर्न इंडिया में। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक, हमारा ये हो गया। इसके बाद है ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे फर्स्ट में द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन 18th सेंचुरी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर बात किया जा रहा है मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर 1707 में डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गया था। मतलब 18 में ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनता था, वीक हो गया था। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेड विथ इंडिया। तो क्या बताओ जरा कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एकलौती कंपनी थी जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही थी? तो ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि यूरोपियन की और भी कंट्री थी। हालांकि यहाँ पर सिर्फ इंग्लैंड का होता तब सही होता, बट यूरोपियन की बात की जा रही है, तो यूरोपियन में फ्रेंच और डच भी आ रहा था, पुर्तगीज भी आ रहा था। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। हमने देखा था ये काफी पावरफुल राजा था, और ये काफी लंबे टाइम तक ये करता है, और 2 बार जो है तो लगातार 2 बार काफी खतरनाक तरीके से अंग्रेजों के साथ फाइट करता है।
और फाइनली 1819 तक ये लड़ता रहता है, और तब तक जो है सो अंग्रेजों को रोक करके रखता है, और फाइनली इतना में जब ये जब मारा जाता है तो इसका पावर समाप्त हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कंकर्ड। ऑब्वियस सी बात है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि चेंज करता था। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया? तो क्या अट्रैक्ट करा था? तो यहाँ पर जो है सो सिल्क और कॉटन काफी चीप मिलती थी, और उसकी क्वालिटी ये काफी बेहतरीन होता था। उसके साथ साथ जो स्पाइसेस हैं वो भी कंपनी को अट्रैक्ट करा था। तो आंसर लिख देना, और सेम तरीके से लिखोगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं घटेगा। तो ट्राई करना कि सेम टू सेम लिखने का, हालांकि अपने लैंग्वेज में लिखना, बट पॉइंट आप यहाँ से इंक्लूड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वेर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी? मतलब बंगाल का जो नवाब था और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा था? तो हमने इसके बारे में डिटेल से देखा था। इसका आंसर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। आप इसका एक बार अगर आपको करनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसे एक बार आप देख लेना, क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है, तो मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। नेक्स्ट है, हाउ डिड द assumption of दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी? तो दीवानी का जो राइट्स है वो किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को बेनिफिट पहुंचा रहा था? तो इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या था, दीवानी मिलने के बाद कंपनी को जो पैसे हैं वो यहाँ पर पैसे जो हैं वो अब इंग्लैंड से मंगाने की जरूरत नहीं थी। अब आराम से यहाँ पर यहीं के पैसे से दीवानी भी करता, और उसी पैसे से यहाँ पर व्यापार कर सकता था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस। हमने इसे बहुत अच्छे से देखा था। ठीक है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसे एक्सप्लेन करना है। तो हमने क्या देखा था कि जो ब्रिटिशर्स होगा उसके पास सुप्रीम पावर होगा, और उसके साथ साथ में ये देखा था कि इसमें जो इंडियन रूलर्स होगा उसके पास जो खुद का जो आर्मी होगा वो रखने का अनुमति नहीं दिया गया। वो बोला गया कि जो आर्मी होंगे वो मतलब कंपनी प्रोवाइड करेगी, और उसके बदले में जो कंपनी है वो जो राजा है वो कंपनी को पे करेगा, और अगर वो पे नहीं कर पाता है तो जो टेरिटरी है वो कंपनी के कब्जे में आ जाएगी। फिर है, इन व्हाट वे वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंडियन रूलर्स? तो किस तरीके से अलग थी उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो थी क्या, जैसे जो इंडियन रूलर्स हुआ करते थे तो उस समय में थोड़ी सी अलग हुआ करती थी, और जो कंपनी का जब शासन आया उसने क्या करा, गवर्नर अपॉइंट किया, उसके साथ साथ प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर को अपॉइंट करा। ठीक है, उसके साथ साथ ये बोला गया कि जो गवर्नर होगा वो कंपनी का सुप्रीम हेड होगा, बट इन इंडिया द हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज द किंग। लेकिन भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड हुआ करता था वो किंग हुआ करता था। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आप इसे लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द चेंजेस अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। तो कंपनीज का जो आर्मी है उसमें किस तरीके से चेंज किया गया उसके बारे में लिखना है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना और इसे लिख देना। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल कैलकाटा ग्रू फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू अ बिग सिटी। मतलब जब बंगाल में इसने करा तो कलकत्ता जो एक छोटा सा गांव हुआ करता था अब वो बहुत बड़ी सिटी बन गई। फाइंड आउट अबाउट द कल्चर, आर्किटेक्चर एंड द लाइफ ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन ऑफ द सिटी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप इसे छोड़ सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको ध्यान देनी है, और इधर जो है तो आपको काफी अच्छे से ध्यान देनी है। सारा इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकता है। तो हमारा चैप्टर समाप्त हुआ, हमने सारे क्वेश्चन देखे, उसके अलावा सारे कॉन्सेप्ट देखे। आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कर लेना, और इसी तरीके से
हम सारे चैप्टर्स खत्म करने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।